हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है और स्वतः प्रक्रम क्या है। शुरू करते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। देखो, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये कहता है कि कोई भी स्वतः प्रक्रम जो होता है उसके दौरान एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। स्वतः प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी क्या होती है? हमेशा बढ़ती है। तो किसी भी स्वतः प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी बढ़ती है। ये जो स्वतः प्रक्रम होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं, स्वतः प्रक्रम का मतलब ये होता है वह प्रक्रम जिसकी किसी एक निश्चित दिशा में संपन्न होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, स्वतः प्रक्रम का मतलब क्या है? ऐसा प्रक्रम है जिसकी किसी एक निश्चित दिशा में होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जैसे मैं ये पेन है, इसको छोड़ूं तो ये अपने आप नीचे गिरेगा। ठीक है, ये क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः प्रक्रम है। ठीक है, पानी ऊंचाई से नीचे गिरेगा, धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी, बर्फ कमरे के ताप पर अपने आप पिघलेगी। ये सब क्या है? ये स्वतः प्रक्रम है। तो जो भी स्वतः प्रक्रम होता है उसकी क्या होती है? उसके दौरान एंट्रोपी, ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। ये स्वतः प्रक्रम जो होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय और तीव्र होते हैं। उत्क्रमणीय और तीव्र होते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उसके दौरान क्या होता है? ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। और सभी प्राकृतिक प्रक्रम जो होते हैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, सभी प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः होते हैं, स्वतः प्रक्रम होते हैं। कैसे प्रक्रम होते हैं? स्वतः प्रक्रम होते हैं। अनुत्क्रमणीय होते हैं, तीव्र होते हैं। ठीक है, अब एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि डेल्टा एस का मान है ना, ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से ज्यादा हो सकता है। डेल्टा एस यानी एंट्रोपी परिवर्तन कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। एंट्रोपी परिवर्तन जो होगा ना वो क्या होगा? कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा नेचुरल प्रोसेस के केस में। ठीक है, हालांकि उत्क्रमणीय होते ही नहीं है, इसलिए मोस्टली अनुत्क्रमणीय होंगे। तो अनुत्क्रमणीय के केस में तो पॉजिटिव होना ही होना है। तो उत्क्रमणीय अगर प्रक्रम है तो भी क्या होगा? उत्क्रमणीय प्रक्रम के केस में तो डेल्टा एस होता है 0। डेल्टा एस क्या होता है? 0। और ये जो डेल्टा एस है ये क्या है? डेल्टा एस निकाय का और डेल्टा एस परिवेश का, इन दोनों का टोटल है। निकाय और परिवेश, इन दोनों की एंट्रोपी परिवर्तन का टोटल है ही। तो इन दोनों का क्या होगा? टोटल जो है वो हमेशा कितना होगा भाई? 0 या 0 से ज्यादा होगा। यानी उत्क्रमणीय अगर है, सॉरी अनुत्क्रमणीय अगर है, सिस्टम कैसा है? अनुत्क्रमणीय, या प्रोसेस बोले, प्रोसेस अगर अनुत्क्रमणीय है प्रक्रम, तो डेल्टा एस क्या होगा? 0 से हमेशा ज्यादा होगा। और अगर उत्क्रमणीय है तो डेल्टा एस कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब अगर जैसे यहां बात करें कि सपोज निकाय की एंट्रोपी परिवर्तन नेगेटिव में है, उत्क्रमणीय के केस में नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा उतना ही। उत्क्रमणीय में तो क्या होगा? टोटल दोनों का 0 होगा। लेकिन अनुत्क्रमणीय में दोनों का टोटल क्या होगा? पॉजिटिव। और सारे स्वतः प्रक्रम कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। मैंने यहाँ गलत लिख दिया क्या? बोला तो अनुत्क्रमणीय ही है ना, लिख दिया गलत मैंने। कैसे होते हैं? सारे के सारे
अनुत्क्रमणीय होते हैं और फास्ट होते हैं। ठीक है, एक बात तो ये कही, ये सेकंड लॉ जो है इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, और मैंने ये पहले भी कहा था कि ये जो जितने भी ऊष्मागतिकी के नियम हैं ये क्या है, व्यावहारिक हैं, यानी व्यवहार में जितनी बातें हो रही हैं उनका निचोड़ है। तो इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, है ना। इसमें एक स्टेटमेंट ये है ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम का कि वर्क जो है उसको तो हीट में फिर भी कन्वर्ट किया जा सकता है बिना किसी बाह्य सहायता के, लेकिन हीट को वर्क में बिना किसी बाह्य सहायता के कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऊष्मा को कार्य में बिना किसी बाह्य सहायता के रूपांतरित करना या रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का ही स्टेटमेंट है। तो ठीक है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का एक स्टेटमेंट तो ये रहा, एक स्टेटमेंट ये है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का पहला स्टेटमेंट मैंने क्या कहा कि कोई भी स्वतः प्रक्रम जो होता है उसके दौरान एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, लगातार बढ़ती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा कि ऊष्मा को कार्य में बिना किसी बाह्य सहायता के रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, कार्य को ऊष्मा में जरूर रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट ये है कि कोई भी ठंडी वस्तु है उससे गर्म वस्तु में आप ऊष्मा स्थानांतरित नहीं कर सकते बिना किसी बाह्य सहायता के। ठंडी वस्तु है उससे आप गर्म वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर सकते, गर्म से ठंडी में जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं किसी निम्न ताप के निकाय से ऊष्मा को या ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप की ओर बिना किसी विदाउट एक्सटर्नल कंपनसेशन, बिना किसी बाह्य सहायता के नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। तो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के स्टेटमेंट है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट यही है बस। कौन सा? स्वतः प्रक्रम जो होगा उसके दौरान एंट्रोपी बढ़ेगी, और जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारे कैसे होते हैं भाई? स्वतः होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, फास्ट होते हैं, उनके दौरान एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, ये बात हुई ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की, तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम यह कहता है कि परम शून्य ताप जो होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर पूर्णतया शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनकी एंट्रोपी 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। वापस समझिएगा, न्यूनतम तापमान कितना होगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप क्या कहते हैं? 0 केल्विन। और 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है उस पर पूर्णतया शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस जो होगा उसकी एंट्रोपी कितनी होगी? 0। तो ये लीजिए भाई, इसने क्या लिया एग्जांपल? ठोस लिया, ठोस की एंट्रोपी वैसे ही कम होती है,
फिर आपने टेम्परेचर बहुत कम ले लिया, -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन। उस टेम्परेचर पर क्या होगा, वैसे ही गतियाँ कम होंगी, आणविक गतियाँ कम क्या होंगी उस टेम्परेचर पर, तो आणविक गतियाँ वैसे ही क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। और फिर पूर्णतः शुद्ध क्रिस्टलीय ओर लिया है। क्रिस्टलीय ठोस तो वैसे ही व्यवस्थित होता है, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है वो क्या कहता है, ये कहता है कि 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप को क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। क्या कहते हैं भाई, परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप पर क्या होगा, परम शून्य ताप पर पूर्णतः शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की, पूर्णतः शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी कितनी होती है, 0 होती है। एंट्रोपी 0 होती है, 0 होती है। ये किसने कहा, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम ने, ठीक है। अब परम शून्य ताप पर जब शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी 0 होगी तो क्यों होगी, एंट्रोपी 0 होने का कारण क्या है, तो इसका कारण यह है, जो परम शून्य ताप होता है उस पर, परम शून्य ताप पर सभी आणविक गतियां रुक जाती हैं, सभी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो होते हैं वो सीज हो जाते हैं, सभी आणविक गतियां रुक जाती हैं। क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, रुक जाती हैं, आणविक गतियां रुक जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साहब पूर्णतः शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी 0 होती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं एंट्रोपी परिवर्तन की, तो एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस क्या होगा, एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस का मान होगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। S1 क्या है, पहले की एंट्रोपी। मान लीजिए कोई पूर्णतः शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस था, तो उसकी पहले एंट्रोपी परम शून्य ताप पर कितनी थी, 0। अब आपसे पूछे कि इतने टेम्परेचर पर कितनी होगी, तो आप पहले डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे। उस डेल्टा एस का मान S2 माइनस S1 होगा। S1 का मान कितना है, 0। परम शून्य ताप पर पूर्णतया शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के लिए S1 कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। अब 0 यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा भाई, S2 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अवस्था फलन राशि होते हुए भी इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए S2 ज्ञात किया जा सकता है, S2 ज्ञात किया जा सकता है। और ये है क्या, अवस्था फलन राशि। तो अवस्था फलन राशि होते हुए भी, अवस्था फलन राशि होते हुए भी परिवर्तन नहीं, विशुद्ध मान ज्ञात किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो हमने जब बात की थी अवस्था फलन राशियों की, तो हमने क्या कहा था कि अवस्था फलन राशियों में केवल परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है, किसी निश्चित क्षण पर इनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर अपवाद बताए थे अवस्था चर P, V, T और N। लेकिन ये एंट्रोपी और ऐसी आ गई जो किसी निश्चित क्षण पर ज्ञात की जा सकती है। लेकिन यह जो स्टेटमेंट है ये केवल सैद्धांतिक रूप से ही सही है, प्रायोगिक रूप से यह सही नहीं है। तो आप इसके साथ क्या लिखेंगे, इसके साथ लिख लेंगे कि साहब ये जो स्टेटमेंट है आपने जो कहा है ये सैद्धांतिक रूप से ही सही है। यह कथन
सैद्धांतिक रूप से ही सही है, प्रायोगिक रूप से नहीं, प्रायोगिक रूप से नहीं, प्रायोगिक रूप से ये सही नहीं है। ठीक है, प्रायोगिक रूप से ये स्टेटमेंट है ना, ये सही नहीं है। तो ध्यान रखना है कि ये सैद्धांतिक रूप से सही है, सिर्फ प्रायोगिक रूप से ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी एंट्रोपी का मान जो है वो किसी निश्चित क्षण पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं स्वतः प्रक्रम क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। तो शुरू करते हैं स्वतः प्रक्रम। स्वतः प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम को क्या कह रहे हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्वतः प्रक्रम यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? अभी हमने कहा स्वतः प्रक्रम के बारे में कि ऐसा प्रक्रम जो किसी निश्चित दिशा में संपन्न होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, वह प्रक्रम जो किसी निश्चित दिशा में संपन्न होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रखता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति रखता है उसको क्या कहते हैं? स्वतः प्रक्रम कहलाता है। क्या कहते हैं भैया? स्वतः प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्वतः प्रक्रम कहलाता है। ऐसे प्रक्रम को क्या बोलेंगे? स्वतः प्रक्रम बोलेंगे, जो किसी निश्चित दिशा में संपन्न होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रखता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर, निम्न ताप की वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह। ठीक है, इसके अलावा विलयशील पदार्थों का घुलना, विलयशील पदार्थों का विलायक में घुलना, विलायक में घुलना। विलयशील पदार्थों का विलायक में घुलना, विलयशील पदार्थों का विलायक में घुलना। इसके अलावा कमरे के ताप पर बर्फ का पिघलना, कमरे के ताप पर बर्फ का पिघलना। ठीक है, ये सब क्या है? स्वतः प्रक्रम है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्वतः प्रक्रम का मतलब ये नहीं है कि स्वतः मतलब अस्वतः प्रक्रम का मतलब ये नहीं है कि वो होगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। स्वतः प्रक्रम का मतलब आपको लग रहा है कि अपने आप होता है। ठीक है, तो अस्वतः का मतलब वो अपने आप नहीं होता होगा या होता ही नहीं होगा ना, जबकि अस्वतः प्रक्रम जो होते हैं वो भी संपन्न होते हैं। ठीक है, तो अस्वतः प्रक्रम का मतलब ये नहीं है कि वह संपन्न नहीं होगा, ये बात हम लिख लेते हैं।
अस्वतः प्रक्रम का तात्पर्य, अस्वतः प्रक्रम का तात्पर्य यह नहीं है, यह नहीं है कि वह संपन्न नहीं हुआ, संपन्न नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अस्वतः प्रक्रम संपन्न नहीं होगा, होगा जरूर, लेकिन उसे किसी एक्सटर्नल कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट होगी, बाह्य सहायता की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये बात हुई स्वतः प्रक्रम क्या होता है। अब स्वतः प्रक्रम के बारे में बताता कौन है, ऊष्मागतिकी स्वतः प्रक्रम के बारे में कैसे बताती है। तो ऊष्मागतिकी में एक पद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो वो किसके बारे में बताती है? स्वतः प्रक्रम के बारे में बताती है। ठीक है, तो किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता के बारे में, स्वतः प्रवर्तिता के बारे में जिस ऊष्मागतिकी पद द्वारा व्याख्या की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है, वो कौन सा पद है भाई? वो है गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, या इसको मुक्त ऊर्जा परिवर्तन भी बोल देते हैं, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा जी कहते हैं, और यह भी एक अवस्था फलन राशि है। क्या है? अवस्था फलन राशि है, यानी सिर्फ परिवर्तन की गणना होती है। अवस्था फलन राशि है यानी जी का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है? केवल परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। अब परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है? ये है डेल्टा जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये जो डब्ल्यू होता है ना, ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो प्रसार में किया गया कार्य, प्रसार कार्य है ना, और एक होता है अप्रसार कार्य, अप्रसार कार्य। प्रसार कार्य जो होता है उसको हम लोग अनुपयोगी कार्य मानते हैं। क्या मानते हैं? अनुपयोगी कार्य। और जो अप्रसार में किया गया कार्य होता है उसको हम कहते हैं यूजफुल वर्क, उपयोगी कार्य। क्या कहते हैं? उपयोगी कार्य। अब इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि ये जो डेल्टा ई है ना, डेल्टा ई, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू उपयोगी, डब्ल्यू उपयोगी माइनस सॉरी प्लस डब्ल्यू अनुपयोगी, डब्ल्यू अनुपयोगी। अब ये अनुपयोगी कौन सा है? प्रसार वाला कार्य। और प्रसार वाला कार्य कितना होता है? प्रसार वाला कार्य जो होता है वो होता है, प्रसार वाला कार्य जो होता है वो होता है माइनस पी डेल वी। यही होता है प्रसार में किया गया कार्य। क्या होता है? माइनस पी डेल वी। अगर इसको इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
डेल्टा ई प्लस पी डेल वी, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू उपयोगी। ठीक है, अब ये जो Q होता है, आपको ध्यान हो तो जब एंट्रोपी की बात कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, Q रिवर्सिबल अपॉन T इक्वल टू डेल्टा S। तो हम Q रिवर्सिबल की जगह क्या लिख सकते हैं, T डेल्टा S लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Q रिवर्सिबल इक्वल टू T डेल्टा S। तो मैं इस Q की जगह लिखूंगा T डेल्टा S, और इसकी जगह क्या लिखूंगा, ये हो जाएगी डेल्टा H। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डी वी। हमने डेल्टा H और डेल्टा ई में संबंध में पढ़ा है। ठीक है, तो इसकी जगह लिखेंगे पूरे की जगह डेल्टा H, Q की जगह क्या लिखूंगा, T डेल्टा S, और ये जो होता है आपके Q उपयोगी, W उपयोगी, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G। डेल्टा G, तो डेल्टा G जो है वो किसके बराबर होता है, उपयोगी कार्य के। डेल्टा G क्या है, उपयोगी कार्य। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा G का मान, डेल्टा का मान उपयोगी कार्य के बराबर होता है, उपयोगी कार्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, उपयोगी कार्य के बराबर होता है। अगर इस टी डेल्टा एस को इधर ले लूं तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फॉर्मूले से हम लोग डेल्टा जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, डेल्टा जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर इस डेल्टा जी का मान, अगर इस डेल्टा जी का मान नेगेटिव में आता है, अगर इस डेल्टा जी का मान कैसा आता है, नेगेटिव में आता है, डेल्टा जी का मान कैसा आएगा, अगर नेगेटिव आता है, डेल्टा जी नेगेटिव आता है, तो वो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा, स्वतः प्रक्रम होगा। कैसा होगा, स्वतः प्रवर्तित। और अगर इसका मान पॉजिटिव आ गया तो उस प्रक्रम को बोलेंगे अस्वतः प्रवर्तित। क्या बोलेंगे, अस्वतः प्रवर्तित, नॉन स्पॉन्टेनियस, अस्वतः प्रवर्तित। और अगर इसका मान 0 आ गया तो हम कहेंगे कि प्रक्रम जो है वो साम्य अवस्था में है। प्रक्रम कैसा है, साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। प्रक्रम कैसे है भाई, साम्य अवस्था में है। ये ध्यान रखने की बातें हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसके अलावा हमने 2 रिलेशन और पढ़े हैं। एक तो रिलेशन हमने बात की थी, एक तो हमने बात की थी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई की, है ना। इलेक्ट्रो में भी हम ये पढ़ते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। यहाँ पर एन जो है वो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो है। एफ जो है 1 फैराडे है, और फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवेश। एफ क्या है, फैराडे है, और फैराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवेश, जिसका मान लगभग 96,500 कूलम होता है। और ई जो है वो सेल का सेल विभव है। ठीक है, तो ये डेल्टा जी सेल के संदर्भ में अगर बोलें तो एक रिलेशन हमें ये भी ध्यान रखना है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। और एक रिलेशन साम्यावस्था में हमने पढ़ा था, साम्यावस्था में हमने ये कहा था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन क्यू, प्लस आर टी एल एन क्यू, हमने ये कहा था। और साम्य की अगर बात करें तो साम्य पर हमने क्या कहा था कि जो डेल्टा जी है वो तो 0 होगा, और क्यू कितना होगा, क्यू का मान केसी के बराबर होगा, साम्य स्थिरांक के बराबर होगा। क्यू का मान कितना होगा, केसी के बराबर होगा, यानी साम्य स्थिरांक के बराबर होगा
इसलिए हमने वहाँ पर लिखा था डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, है ना। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। जब ये जीरो था तो हमने क्या कहा था, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। भाई ये बराबर ये हो गया माइनस में जाके। तो ये रिलेशंस जो हैं डेल्टा जी नोट के, ये हमें ध्यान रखने हैं। अब ये वाली जो टर्म है डेल्टा जी यानी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा जी का मान डेल्टा एच और टी डेल्टा एस पर डिपेंड करेगा, और ये कौन कौन सी परिस्थितियों में प्रक्रम स्वतः होगा, कौन सी परिस्थितियों में स्वतः अप्रवर्तित नहीं होगा, यानी अस्वतः प्रवर्तित होगा। उसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, अलग अलग केस हैं। ठीक, जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो, या फिर डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, या फिर डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, डेल्टा एच भी नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो। तो फिर ये जो इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस इक्वेशन में क्या होगा? तो अलग अलग कंडीशंस पे देखिए। जब टेम्परेचर लो हो, टेम्परेचर कैसा हो? टेम्परेचर लो हो, निम्न हो, तब क्या होगा? और ताप उच्च हो तब क्या होगा? उच्च हो तब क्या होगा? तो देखिए भैया, जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव, ये कैसा होगा? पॉजिटिव। और डेल्टा एस नेगेटिव हो तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो भले ही टेम्परेचर निम्न हो या उच्च हो, डेल्टा जी दोनों ही केस में कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। डेल्टा जी दोनों ही केस में कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ डेल्टा जी पॉजिटिव, और डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब कैसा हो जाएगा? अस्वतः प्रक्रम हो जाएगा। कैसा प्रक्रम हो जाएगा? अस्वतः प्रक्रम हो जाएगा, अस्वतः प्रक्रम। लेकिन अगर दूसरे वाले केस की बात करें, यहाँ तो दोनों ही केस में कैसा हो जाएगा? अस्वतः। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या होगा? ये तो दोनों ही कैसा हो जाएगा? अस्वतः। दूसरे केस में देखिए, डेल्टा एच पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। जब दोनों पॉजिटिव हो तो पहले वाली टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगी और दूसरी वाली नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव हुआ तो माइनस से गुणा होकर नेगेटिव ही रहेगा। अब अगर टेम्परेचर कम है तो नेगेटिव वाला कम रहेगा, पॉजिटिव वाला ज़्यादा रहेगा, डेल्टा जी कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी जब टेम्परेचर कम है तब तो डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर माइनस वाली टर्म ज़्यादा हो जाएगी और डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा हो जाएगा भाई? नेगेटिव। ठीक है। और ऐसे केस में जहां पॉजिटिव आएगा वो तो कैसा हो जाएगा? अस्वतः। कैसा हो जाएगा? अस्वतः प्रक्रम। और ये कैसा हो जाएगा? स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। जब ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव हो और ये कैसा हो? पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो डेल्टा एच पूरा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं। तो इस केस में डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये लीजिए, डेल्टा जी भले ही टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, दोनों ही केस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो प्रक्रम कैसा होगा? स्वतः प्रक्रम होगा, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा। कैसा प्रक्रम होगा? स्वतः प्रवर्तित होगा, स्पॉन्टेनियस होगा।
अब बात करते हैं, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, यानी ये नेगेटिव हो और ये भी कैसा हो, नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो ये तो हो ही गया पूरा नेगेटिव, ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो पॉजिटिव वाला कम, नेगेटिव वाला ज़्यादा, इसका मतलब वो कैसा होगा, स्वतः है। तो डेल्टा जी यहाँ पर होगा नेगेटिव और हो जाएगा स्वतः है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव वाला ज़्यादा हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला कम पड़ जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये कैसा हो जाएगा, अस्वतः प्रक्रम। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि एक अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच इतना है, डेल्टा एस इतना है और टेम्परेचर इतना है, तो प्रक्रम स्वतः होगा या अस्वतः होगा, या फिर डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस नेगेटिव है तो कौन किस कंडीशन में स्वतः होगा, किस कंडीशन में अस्वतः होगा। ये बात हुई अभिक्रिया की या किसी भी प्रक्रम की स्वतः प्रवृत्तिता के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऊष्मा रसायन टॉपिक लेकर। धन्यवाद।